खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। लेकिन पहले कुछ खबरें और फिर हम जाते हैं, हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट मकबूजा कश्मीर में ये एक काइंड ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही लगता है। उसकी वजह यह है कि इसके बुनियादी तौर पर अगर बेनिफिशरी हम देखें तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से ये इलेक्शन जीते हैं और मोदी साहब तो बड़े डिप्रेशन में चले हो गए थे जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे। तो हु इज़ अपेरेंटली अ बेनिफिशरी ऑफ इट, क्योंकि वो इंतहाई जो पसमादा पड़ते हैं इंडियन समाज की उसको मोबिलाइज़ करते हैं मज़हब, धर्म और फाशिज़म के नाम पर। तो ये क्या मामला है और सारा मलबा अब हमारे ऊपर हमेशा जिस तरह एज़ यूजुअल डाला जा रहा है, ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी पर हमें यू टर्न लेते नज़र आते हैं और यही लाइकली लगता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डील स्ट्राइक करेंगे क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर क्या मामला है इसके बाद पाकिस्तान की शरह नमू जो है 2.5%, ये क्या मामला है शरह नमू की, हम इंडियन स्टोरी के वाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ ये जो नहरी मनसूबे हैं इस पर बाज़ाहिर जो ठन गई है, ये भी मुझे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दो पार्टियों को लगता है आखिर में मुखमुखा हो जाता है और फिर अपने अपने मफादात पे चल पड़ते हैं ताकतवरों के पीछे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। अहमद हसन साहब बहुत शुक्रिया। हसन साहब, एक जो बातें एट द आउटसेट जो कि ये जो किलिंग स्टाइल था ये बिल्कुल BLA का किलिंग स्टाइल लगता है कि जी वो जी शनाख्त पूछते हैं और मार रहे हैं। इट हैज़ बिन हैपनिंग ओवर हेयर और इसकी तकलीफ़ और दर्द को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि जो वहाँ बेगुनाह और निहत्ते लोगों पर जुल्म हुआ है उसका भी हमें उतना ही दुख है जितना हमारे ये इंसानियत का तकाजा है। मगर ये क्या सिलसिला है और इसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, क्योंकि उनकी प्लमेट कर रही है उनकी पॉपुलैरिटी। स्टेट इलेक्शन भी हारे हैं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने जो टॉल क्लेम्स किए थे वो तो नहीं हुए और सुना है कि डिप्रेशन में भी चले गए थे मोदी साहब। बाद में एक टूटी फूटी गवर्नमेंट बना ली उन्हें कोalition के साथ। सो हु इज़ द डायरेक्ट बेनिफिशरी और हमारे लिए क्या मुश्किलात तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कैंपेन शुरू हो गई है उनके मीडिया पर भी और अभी तक उन्होंने ऑफिशियली तो शायद कुछ हमारा नाम लिया या नहीं लिया, मगर एक आउटफिट का नाम लिया है उन्होंने और उसके लिंक्स उन्होंने लश्कर तैयबा के साथ बनाए हैं। अब आप कैसे इसे समझते हैं ना, हाउ वी शुड टैकल इट? अहमद हसन साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसको जो इंडिया के अंदर अभी ये जो सारा पहलगाम वाला वाक़या और फिर पाकिस्तान के ऊपर इनका जो एक नैरेटिव इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया की तरफ से और इनके जो इंडियन डीप स्टेट के साथ एफिलिएटेड जो सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो नैरेटिव सामने आ रहा है उसको समझने के दो एंगल हैं। एक इंटरनल इंडियन पॉलिटिक्स है और एक एक्सटर्नल ग्लोबल ऑर्डर है। सबसे पहले मैं ग्लोबल ऑर्डर की तरफ आपका इशारा करवाऊंगा और आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक यानी जो सियासी बयानियां हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर स्टडीज में एक सिंपल सा असूल होता है कि जब ग्राउंड पे मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे, ट्रूप्स की मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। सो इंडिया पिछले 3 साल से आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है, वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। और हमें पिछले 3 साल से जो इंडिया की टेक्स्ट बुक है, जो इनका प्ले बुक है वो सेम है। यानी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उसमें ये अपने लोगों को खुद ही मरवा देते हैं और उसका एक्सक्यूज बना के ये चेक करते हैं कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो मजमूम अज़ाइम हैं पाकिस्तान को लेके उसको अचीव कर सकें। तो जो पहलगाम का हमला है ये उसी का एक इनिशिएटिव है, उसी का एक स्टेपिंग स्टोन है। इंटरनेशनली इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त दुनिया में बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाह रहा है, टर्की न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे सीरिया के अंदर अपना असर रसूख चाह रहा है, रशिया नीचे की तरफ आ रहा है यूक्रेन के ऊपर हमला करके न्यू सोवियत एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा को भी अपने साथ अनेक्स कर लूंगा। दुनिया के बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया के। नॉम चॉम्स्की बड़ी डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। सो उसमें इंडिया इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। इंडिया का अपना इनिशिएटिव है, वो अपना एक अखंड भारत की हेलुसिनेशन, एक डिल्यूजन, एक स्किज़ोफ्रेनिक ड्रीम है जिसके पीछे वो बावले हुए हैं। और अमेरिका ने इंडिया को ये ऑफर किया है कि आप चाइना को कंटेन करने में हमारी मदद करें। बदले में इंडिया ने अमेरिका को ये कहा है कि हम आपकी उधर विल स्क्रैच योर बैक चाइना वाले मामले में, बट यू विल हैव टू हेल्प अस डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। अहमद हसन साहब, ये तो भारत का अखंड भारत का जो उनका ख्वाब है ये तो ख्वाब ही रहेगा और ये ख्वाब भी टूटने वाला है।
लेकिन ये जो वाकया हुआ है पहलगाम का, इसमें एक चीज जो सामने आई है कि वाकया होता है 5 मिनट बाद ही इल्जाम लगा दिया जाता है। क्या दुनिया में ऐसा कहीं आपने देखा कि कोई वाकया हुआ हो और फौरी तौर पर इल्जाम लगा दिया हो गया हो, कोई सबूत इकट्ठे ना किए गए हों, कोई इन्वेस्टिगेशन ना की गई हो, वहां पर मौके पर अभी तक वहां पर उस वक्त ट्रूप्स नहीं पहुंचे थे, तो इधर इल्जाम लग गया और इधर 500 ट्वीट्स जो हैं एक ही जैसे हो रहे हैं, वहां पर अमित शाह जो है वो भी ट्वीट किए जा रहे हैं। तो ये और जो इंडियन मीडिया है वो उसी तरह जो कवरेज कर रहा था जिस तरह सानेहा जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने कवरेज की है। तो इससे लगता नहीं कि ये खुद साख्ता था, उन्होंने खुद किया है? जी मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जाहिर है क्योंकि खुद साख्ता था, बिकॉज इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने ये खुद करवाया है। 17 तारीख को मोदी का विजिट था आज़ाद ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो उसने वो विजिट अपना पोस्टपोन किया। ये इंडियन अकाउंट्स खुद ये बात कर रहे हैं ना, उसने विजिट पोस्टपोन किया क्योंकि एक थ्रेट था इनको। तो अगर इनको थ्रेट था वहां पे, तो ये जो 25 जो क्लेम कर रहे हैं जो टूरिस्ट जो है इनको इन्होंने भेजा, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की? और जहां पे ये कह रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा था, वहां से 1 किलोमीटर दूर इंडियन आर्मी की बेस है, क्यों नहीं लोग आए इनको डिफेंड करने के लिए? जो मर गए हैं टूरिस्ट, उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे हैं? तो ये सारा एक फॉल्स फ्लैग इनका ऑपरेशन था। आप वो उसका जैसे ही ये ड्रामा इन्होंने किया, इनका वही जो एक टूल बॉक्स है इनके पास, वो क्या उसका नाम है, अर्नाब घोषवामी। बिल्कुल अहमद हसन साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। 400 किलोमीटर दूर है LOC से ये पहलगाम, और वहां से लेकर वहां तक अगर ये वाकया इतना बड़ा हो जाता है 9 लाख आर्मी वहां होने के बावजूद, तो फिर ये स्टेट फेलियर है, फिर ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या उनका अपना किया हुआ ये सारा जो किया दरा है? देखिए मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बिकॉज इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बिकॉज इट वाज समथिंग दैट इंडिया ऑर्केस्ट्रेटेड इटसेल्फ, इस वजह से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जो स्टैंडर्ड SOPs होते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक इंडिपेंडेंट टीम वहां पे भेजते हैं, जिस मुल्क को आप ब्लेम कर रहे हैं उस मुल्क के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होते हैं, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके नुमाइंदे होते हैं, वो उस साइट को विजिट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये होती है, उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा अहमद साहब, मैं एक और पहलू की तरफ आता हूँ। ये तो बात आपने कर दी और हमने ये कह दिया कि ये देखें ना, पहले जब भी कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले हम मुहर्रिक देखते हैं और बेनिफिशरी देखते हैं। बेनिफिशरी तो डायरेक्ट हम ये नहीं कहते उन्होंने करवाया है, हमें अभी सबूत नहीं है, लेकिन जो हमें जो क्राइम ये कहते हैं कि भाई इसके बेनिफिशरी तो वही हैं, क्योंकि देखें हमारी सरकार ने कभी एक सरकारी तौर पर कोई मंदिर नहीं गिराया, हमने जो है वो कोई यहाँ पे हमारी सरकार ने कोई आर्मी नहीं बना रखी जिस तरह RSS है। मगर ये जो आपने अगली बात की है कि जी उन्होंने $100 बिलियन का असला लिया है, तो डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड? अमेरिकी उनकी इकॉनमी एक बज़ाहिर जो, अगर मैं उसके फिगर्स में बात जाऊँगा कि उसकी सारी तरक्की तो 2% में घूम रही है और नीचे बड़ा गंद है। तो ये तो होता है जब रियासत के अंदर बड़ा क्राइसिस हो तो हुक्मरान तबका बाहर की तरफ जो है वो खोलता है नया माज टू डाइवर्ट द अटेंशन। डू यू थिंक कि दे आर इडियट इनफ टू ओपन एक गरम जंग हमारे साथ उसका आगाज़ कर दें? वाइल हमारी हालत भी तो आपने देखी है, मगर वो भी कोई इतनी ऐसी हालत में नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक फिगर तो उनके अच्छे ठीक है, लेकिन डू यू थिंक दे कैन रिजॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ एडवेंचर? अहमद साहब जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन दुनिया की 5000 साल तारीख में 14,700 जंगें हो चुकी हैं। हर साल एवरेज बनती है तकरीबन 2.8 वॉर्स पर ईयर। द ओनली थिंग दैट इज सर्टन इन इंटरनेशनल ऑर्डर इज वॉर। और हमेशा जो जंगें होती हैं उसमें कोई ना कोई एक फरीक मिसकैलकुलेट करता है तो ही जंग होती है। सो वॉर, ये कहना कि वॉर कोई ऑप्शन ही नहीं है और ये होगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स पूरी दुनिया में हो रही हैं, जो अंडरग्राउंड लेवल के ऊपर जो सिग्नल्स हमें पूरी दुनिया से मिल रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है पूरी दुनिया की, स्पेशली इंडिया की, अगर इंडिया एक कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान पे नहीं करता, अगर वो एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह की बालाकोट पे की थी, उससे बड़े पैमाने की सर्जिकल स्ट्राइक अगर नहीं करता, तो ये एक मिरेकल होगा, ये मोजज़ा होगा। अभी अब से चंद घंटे कबल राजनाथ सिंह का बयान आया है जिसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का। उसने क्लियरली ये कहा है कि हम जिनको ये दहशतगर्द ये सारा जो ड्रामा का कह रहे हैं कि जो ये हुआ है, जो जिन्होंने वो किया, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वी विल बी लाउड एंड क्लियर, which implies that the लेकिन अहमद हसन साहब, जो इंडिया है वो तो मनगढ़ंत इस तरह के वाकयात उसमें पहले भी होते रहे हैं, इसकी तारीख एक है।
जिसमें 2007 का वाकया समझौता एक्सप्रेस का है, 2008 में मुंबई हमले का वाकया है, 2013 के वाकयात हैं। इसके अलावा जो है 31 अप्रैल 2018 को केरला में सियाहों पर जो है हमला है, 2019 में उन्होंने ये हमला करवा के 40 भारतीय फौजी हलाक हुए और वो भी वाकया जो है उनका निकला है। और जो कल से एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें एक खातून जो है वो एक लाश के साथ बैठी हुई है, असल तस्वीर तो वो है जो एक बच्चा जो है वो अपने नाना या दादा या बुजुर्ग की जो है वो छाती पर बैठा हुआ है, तो वो तस्वीर है ना असली तस्वीर। तो इस तरह के जो सबूत हैं, क्या वो दुनिया देखेगी नहीं? क्या दुनिया इनके मानेगी, इनके इस वाक्य को? देखिए, दुनिया में इस तरीके से चीजें, डिप्लोमेसी में यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड और फोर्स नहीं होते, ये बड़ी हार्ड डिप्लोमेसी होती है। इसमें जज्बात काम नहीं करते, आपका इंटरेस्ट काम करता है। इंडिया का के साथ जिसका इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है वो इंडिया का नैरेटिव बाय करेगा, जिसका नहीं कर रहा वो नहीं करेगा। दूसरी बात जो आपने कही, आपको मैं दोबारा से बालाकोट पुलवामा वाली वाकये की तरफ मैं उस तरफ आपको गौर करवाना चाहूंगा कि पुलवामा अटैक पे इनका प्रोपेगेंडा अपनी पीक पे था। पूरी दुनिया कह रही थी कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, बड़ा, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था, इंटरनेशनल मीडिया भी इनको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद इन्होंने बालाकोट वाला ड्रामा किया। बालाकोट वाले ड्रामे में पाकिस्तान ने इनके फाइटर जेट्स भी गिराए, इनका वो अभिनंदन भी पकड़ा, उसको भी हमने मारा। इनको इंडिया को इसकी औकात वाजे कराई। जब इंडिया को उसकी औकात वाजे हुई तो फिर सख्तातारी हो गया पूरे इंडियन मीडिया पे, और पूरी दुनिया के ममालिक घुटनों के बल चल के पाकिस्तान के पास आए कि नहीं अब जंग बंद कर दें। तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर की हकीकतें हैं। अच्छा हसन साहब, माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कम वक्त में ज्यादा बात। 2010 में जब उन्होंने बिल्डअप किया यहाँ पे, उस वक्त हमारे, मुझे नाम वाला सा क्या नाम था, जो हमारे परमानेंट एनवॉय थे, तो हमसे गारंटीज मांग रहे थे। तो हमसे वो मांग रहे थे कि हम टेक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, जो गारंटी हमने नहीं दी थी। और जब अगर मेरा यादाश्त ठीक काम कर रही है तो फिर मल्टीनेशनल, हमने कहा था कि ये भाई आपकी जो सिलिकॉन वैली है, हमारे पास और कुछ नहीं है बचने के लिए। तो उसके बाद शायद इंटरवीन किया मल्टीनेशनल्स ने, और उस एक न्यूक्लियर जो एक फ्लैश पॉइंट बन रहा था उसको। तो क्या अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो ज़ाहिर है 5 गुना हमसे बड़ी फौज है, 100 बिलियन का वो असला भी खरीद चुके हैं। तो अब ये अगर होता है तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव, अगर इस तरह से, क्योंकि हमें अपने आप को तो डिफेंड करना है। तो ये क्या लगता है आपको? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो डिफेंस है अपना, वो ऑफेंस है। पाकिस्तान के पास ये सिर्फ अभी इंडिया इज टेस्टिंग वाटर्स, वो देख रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अभी हमारा बयानिया क्या चल रहा है, हमारा नैरेटिव क्या चल रहा है। इस नैरेटिव को हम जितना ऑफेंसिव रखेंगे, इंडिया को रोकने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। और दूसरी बात, इफ दे गो फॉर अ काइनेटिक एक्शन, अगर वो एक स्ट्राइक करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि एक के बदले हम 70 स्ट्राइक्स करें। अगर वो एक बंदा मारते हैं, हमारा रिस्पॉन्स ही होना चाहिए कि हम एक के बंदे 70 बंदे मारें। वी हैव टू पुट इंडिया ऑन द बैक फुट। इंडिया की अपनी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है। जब उसको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान इज गोइंग ऑल ऑफेंसिव और हम बैक फुट पे नहीं है, हम ऑफेंसिव हैं, हम एग्रेसिव हैं, तो इंडिया को अपनी फॉल्ट लाइंस भी नजर आएंगी। मणिपुर 7 सिस्टर स्टेट्स में आग लगी हुई है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तकरीबन 48 आवर्स हो गए, वहां पे पुलिस मुकाबला चल रहा है, बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला चल रहा है नागालैंड में। फिर उसके बाद अभी तो हमने आपसे बात ही नहीं की बहुत सी, क्योंकि वक्त कम है। अभी तो हमने उनके रेड कॉरिडोर की बात नहीं की, वो कितने जो सूबे हैं, अगर नक्शे पे हम देखें, अभी वो एक जगह पर एक सूबे में तो उनकी वो उन्होंने एक अपनी लोकसभा बना रखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस वेरी वाइटल इशू। और मैं इसी बात पे इस सेगमेंट को खत्म करता हूँ कि मियां, ये तो ठीक है, ये हमें कुछ तारने वाला तो हमें ना समझें, और हम इतने भी जो नहीं। और इस वक्त जो इन्होंने किया था, ये जो सिलसिला इन्होंने किया था हमारे साथ, अभिनंदन के साथ जो हुआ, जो हमने उनके त्यारे मार गिराए थे, तो और बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं उनके पास। मिसाल के तौर पर उनकी फ़िज़ाइया अभी तो मेरे ख्याल में उनको वो F-35 डिलीवर नहीं हुए, और ये मामला है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास उनसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और जिसे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि टेक्टिकल, अल्लाह ना करे कि हम यूज़ करें, और हम इंसानों को ना इस तरह से कत्ल करने या कत्ल होने के ख्वाहिशमंद हम नहीं हैं। मगर सवाल ये है कि फिर अगर हमारे यहाँ हमारी शहरियों और बस्तियों पर इस तरह होता है, तो टेक्टिकल वेपन एक ख़ास एरिए में ज़िंदगी को, हर तरह की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, और वो वेपन भी हमारे पास हैं। तो इस तरह ये मियाँ साहब, सवाल पता क्या है, नेतन्याहू हो, मोदी हो, इनको अपने आप को पावर में रखने के लिए ये मैंने मरीज ही कहूँगा, ज़हनी मरीज हैं ये, और आगे ज़हनी मरीज उन्होंने टीवी पे बिठाए हुए हैं। और नाब गोस्वामी को मैं सुन रहा था, वो कहता था इलेक्शन ही ना कराओ, जो है ना वो कहता है हमने इलेक्शन क्यों कराए। मोदी का इलाज खास तौर पे होने वाला है।
आपने देखा सर कि 2019 में 27 फरवरी को क्या हुआ था, उस वक्त भी मोदी का इलाज हुआ था। जो गोदी मीडिया है, भारतीय मीडिया, उस पर बैठा हुआ वो बख्शी को मैं कल देख रहा था, जिसकी सांप जैसी मूछें हैं, वहां वो कह रहा था पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए और पाकिस्तान पर हमला कर दें। वहां पर कल का जो है वो आज तक नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर हमला कर दें। उनको पता नहीं है 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। काजी साहब, अगर ऐसी जुर्रत, ऐसी जिसारत उन्होंने की तो उस वक्त तो हमने अभिनंदन को दे दिया था, उनको वापस चाय भी पिलाई थी। उसका यूनिफॉर्म आज भी जो है वो कराची के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अब जो है वो कोई वहां से बच के नहीं जाएगा। और जो इस वक्त जो उनके त्यारे 3 गिरे थे, अब दर्जनों त्यारे जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। हमारे पास क्या असला कम है? क्या हमारे पास फौज जो बहादुर फौज है वो हर वक्त चुकन्ना है, हर वक्त तैयार है और तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और जिस तरह उस वक्त टारगेट जो है वो लॉक किए गए थे, इस दफा भी टारगेट लॉक किए जाएंगे। भारत ये जिसारत नहीं करेगा। अगर वो जिसारत करेगा तो इतनी मुंह की खाएगा कि वो याद रखेगा कि जंग क्या होती है। अच्छा मियां साहब, मैं कुछ फैक्टर्स आपको एन्यूमरेट कर दूं। मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को सुन रहा था, उनका अपना वीलाग है, नाम है भला सा लंबा सा, मुझे याद नहीं आ रहा, बहरहाल देख सकते हैं आप। इंडिया की जो तरक्की का ये ढढोरा पीटते हैं, वो कहते हैं कि ये 2% की तरक्की है, 7% या 8% है, 7-8% उनका ग्रोथ, मगर इस ग्रोथ का इंडिया के अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक फिगर और दे दूं कि इंडिया के जो अवाम है ये क्यों कर रहा है, इसको जंग क्यों चाहिए इसको, क्योंकि अंदर से अजाब है। सिर्फ 60% जो यानी 80 करोड़ बंदा जो इंडिया के 140 करोड़ की आबादी में है, वो एक दिन का 200 रुपये से कम कमाता है। इनकी हमने जो सोशल हालत देखी, ये ग्रोथ रेट की भी ज़रा औकात मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने जो कोरोना हुआ, एक लाख, अमेरिका बहादुर का भी यही हाल हुआ था। अच्छा, और आज जो अमेरिका बहादुर का हाल है उसमें हम बाद में आएंगे कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो अंदर का जो ऑर्गेनिक इकोनॉमिक क्राइसिस है उसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और ये भी यही कर रहे हैं। मियां साहब, जो सोशल सेक्टर है इंडिया का, इसकी अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियां वहाँ पे हैं, वहाँ पे। अच्छा, एक और बात, क्या किसी मुल्क ने ऑफिशियली सेलिब्रेट किया है एक मस्जिद, भले आपका हम मुकदमा मान लेते हैं कि वहाँ कोई आपका राम मंदिर था, अब कई 100 साल या 1000 साल या जितने वहाँ एक मस्जिद बन गई है, तो फिर क्या हुआ? मैं ज़ाती तौर पर एक कॉलेज जिसका मैं पढ़ा हूँ, वहाँ हमने, जब तक मैं मौजूद था, हमने मंदिर को हाथ नहीं लगाने दिया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक मंदिर था और वो उसके दर पे थे वहाँ के डीपी साहब, तो हमने कहा कि नहीं, ये इलीगल है और ये उनके लिए है, इसको रहने दें, इसको प्रिजर्व कर लें यार। तो ये ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट कोई मस्जिद गिरा के उस पर अपनी सियासत खेलती है, और ये जो है ये हमें बताते हैं कि जी हमारे पास जो फंडामेंटलिस्ट हैं और ये लश्कर तैयबा है और ये फलाना है। पाकिस्तान ने हमेशा आला ज़र्फ दिखाया है, पाकिस्तान ने हमेशा आला ज़र्फ दिखाया है, हर शोबे में आला ज़र्फ दिखाया है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि दोनों मुल्क अमन से रहें। लेकिन जब कश्मीर पे जुल्म होगा, जब वो मोदी ज्वाइन किया है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि प्लमेट कर रही है, तेजी से गिर रही है इसकी पॉपुलैरिटी, हम देख रहे हैं मोदी साहब की। 400 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है, BLA स्टाइल किलिंग हुई है यहाँ पर, देखें, यानी ये अजीब स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है कि भाई आईडी पता, देखिए कि आईडी क्या है, वह इधर देखे, इधर पंजाबी देख रहे थे, उधर वो हिंदू देख रहे थे। हाउ डू यू लुक एट इट? क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, आगे क्या हो सकता है? जनाब जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, राब्ता शायद मुनक़ता हुआ उनके साथ, हम दोबारा उनसे राब्ता काम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि हु इज़ द बेनिफिशरी, क्योंकि वो अपने आप को डेमी गॉड समझना शुरू कर दिया था विद लिटिल जी, जो यानी वो इंडिया में तो आप देखें ना, लोगों को, अमिताभ बच्चन को भी लोग देवता मानते हैं, शाहरुख को भी मानते हैं, मोदी साहब को भी कई लोगों ने बनाया हुआ था। भाई साहब, ये जो आपने अमिताभ बच्चन की बात की है, हॉलीवुड की फिल्म में देखा है कभी अमरीश पुरी जो थे वो खुद ही आग लगाकर खुद ही जो है वो रोना शुरू कर देते थे? यही हुआ है कल वहां पर पहलगाम में, वहां पर भी खुद उन्होंने ये वाकया कराकर खुद जो है वावेला शुरू कर दिया फौरी तौर पर, और खुद जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। वो तो एक उनकी फिल्म का एक सीन था, जो कि वो फिल्में बनाने में माहिर हैं, और इस तरह की जो है वो फिल्में बनाते रहे हैं पहले भी, और अभी भी उनकी इस तरह की फिल्में बनती हैं। ये एक बॉलीवुड फिल्म का जो है एक सीन था, और तो मुझे कुछ नहीं लगा वो, और उसमें ना कोई सबूत आए सामने, जो आज उन्होंने दारंदाज दिखाए हैं अपनी तरफ से। क्या कोई ऐसे जिनको मारा जाए और उनके लिए उनके जो कपड़े होते हैं इतने साफ होते हैं? मैं ये सब उनको इस तरह की तस्वीरें होती हैं उनकी। देखिए, हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं,
मोदी साहब, आपके लिए ज़ाती तौर पर दुनिया के हर हुक्मरान के लिए पावर में रहना बड़ा ज़रूरी है, हमें पता है इसके लिए गले कटते हैं, दुनिया भर में गले काटे जाते हैं, मगर माइंड इट, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, और आप हमारी जो हमारी आर्मी जो है वो वार हार्डन्ड आर्मी है, उसे आप टेस्ट कर चुके हैं। हम अग्रेशन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अग्रेशन आपने किया तो आपका भी नुकसान होगा। अपने इक़्तिदार को किसी और वारदात के ज़रिए कंटिन्यू करवाना शुरू कर दें। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ट्रंप टैरिफ पॉलिसी पे क्या यू टर्न ले रहा है, और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग और अहम स्टोरी है, इस पर हम बात करेंगे। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है अब जो चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट जैसे कहते हैं, अब हमें यू टर्न नज़र आएंगे। बहुत से यू टर्न इसलिए नज़र आएंगे कि वो डील मेकर के हवाले से उनका ये ख्याल था, और कुछ लोग इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि जी वो 10% तक लोगों को बस मनवाना चाहते थे, बाकी वो नीचे कर लेंगे, और उसकी जो उनको कीमत उन्होंने दी है और जो देंगे, लेकिन ये आइंदा भी फेलियर ही होगा मियाँ साहब। इसलिए ये फेलियर होगा कि बहरहाल टैरिफ जितना भी वो जिस जगह भी लेके आते हैं वो देंगे तो अमेरिकी अवाम देंगे, और अमेरिकी अवाम का पहले ही बुरकस निकल चुका है। इसी बुरकस की वजह से इन जो झूठे ख्वाब दिखाए थे ट्रंप साहब ने, तो इनको वोट मिल गए, ये बन गए उनके साथ ही आगे आ गए। हालांकि ये खुद एक जो बिलियनर क्लब है जिसने अमेरिकी सियासत और मईशत पर कब्ज़ा कर रखा है, उसके एक नुमाइंदे हैं, और उसी के मफादात के ये तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और बड़ी जल्दी इनका ये बेनकाब भी हो जाएंगे। तो मियाँ साहब, अब आपको क्या लगता है, और आपने आज क्या इस पर इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये जो इसमें स्टैंड ऑफ जो है अब ख़त्म होता नज़र आता है, और कहीं दरमियान में वाया मीडिया कोई ढूंढेंगे दोनों जो बड़ी ताकतें हैं मियाँ साहब? देखें कायद साहब, जो ट्रंप साहब ने जंग छेड़ी थी, तजारती जंग, उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है, और ट्रंप जो है वो इस सतह पर आ गए हैं कि वो अब चीन से बातचीत करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, और कह रहे हैं कि चीन से जो है मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। और चीन इस हवाले से इस वक्त जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चीन ने पहले कहा था कि ये तजारती जंग किसी के मुफाद में नहीं है, इनमें हर तरफ से नुकसान होगा, लेकिन उस वक्त ट्रंप नहीं मान रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि उनके जो मुल्क की हालत जो है वो आवाम की पतली हो रही है, और गैलप सर्वे जो है वो बड़ा ही खौफनाक सर्वे जो है वो सामने आया है, और उसमें जो रिपब्लिकन उनकी पार्टी जो है उनके जो लोग हैं वो 28% लोग कह रहे हैं कि उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है, जो डेमोक्रेट्स हैं वो 76% हैं, और जो आज़ाद हैं वो 54% लोगों ने कहा है कि लोगों की हालत, माशी हालत बहुत ख़राब है। 38% लोगों ने कहा है कि माली हालत जो है वो बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती जा रही है, और गरीब तबका जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, और 58% ने यह कहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और ये मज़ीद जाएगी। इसमें कायद साहब देखना ये पड़ेगा कि जब डॉलर की कदर 20% तक कम हुई है, अमेरिका में जो है वो महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है। मेरी आज बात हो रही थी अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लोगों ने अपने अखराजात करने बंद कर दिए हैं और सोना खरीदना शुरू कर दिया है, डॉलर को वो इग्नोर करना शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं, उसमें अमेरिका की शरह सूद में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ये तो अमेरिका ने जो है खोया है, लेकिन उस दूसरी जानब चीन ने क्या पाया? चीन ने जो है इस दौरान नई इनोवेशंस की हैं, चीन ने नई डीप सीक्स और नई चिप्स जो है वो ईजाद की हैं, चीन ने अपना नया तजारती इत्तेहाद बनाया है। और चीन ने जो है वो एक, आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि चीन ने एक गोल्ड मशीन बना ली है, ATM मशीन। लोग उसमें जो है वो सोना डालते हैं और वो सोने के बराबर जो है वो उसकी रकम जो है उसके अकाउंट में आ जाती है। चीन तो ये कुछ कर रहा है। और वहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका में टेस्ला जो बड़ी उनकी बहुत बड़ी कार थी, बड़ी इंडस्ट्री थी, उसके जो शेयर्स हैं वो कम हो गए हैं, उसका जो मुनाफा है वो 70% उसमें कमी आई है। और जो एलन मस्क है वो गवर्नमेंट से पीछे हट रहे हैं। तो अमेरिका तो खो ही रहा है। इसलिए अमेरिका जो ट्रंप हैं वो फौरी तौर पर जो है वो घुटनों पे आ गए हैं, और साथ ही वो मुज़ाकरात की टेबल पर आने को जो है वो चीन को कह रहे हैं। लेकिन चीन ज़रूर मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, लेकिन वो अपनी शराइत पर आएगा। और अपनी शराइत चीन की क्या होगी? क्या वो ये होगा कि वो उसका 10% टैरिफ जो है ट्रंप का मान लेगा? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 10% टैरिफ जो है वो अमेरिका पर लग जाए और चीन जो है वो 0% पे काम करे। लेकिन चीन से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो एक ऐसे पॉइंट पर आना चाहता है जिस पर अमेरिका को भी नुकसान ना हो और चीन को भी नुकसान ना हो। और इस हवाले से जो जितने भी तजारती ब्लॉक बन रहे हैं वो तो तकरीबन बन चुके हैं। यूरोप चीन के साथ है, अमेरिका रशिया चीन के साथ है,
पूरा गल्फ जो है वो चीन के साथ जा चुका, और इसके अलावा जो एशिया है तकरीबन वो चीन के साथ जा चुका है। अब अमेरिका जो है वो तन्हाई की तरफ जो है वो जा रहा है, और ये जो तजारती जंग है इसका ड्रॉप सीन आप देखेंगे कैसा बहुत जल्द। देखिए अब तो जैसे ना वो वोल्टा फेस कर रहे हैं ना वो। अब वो पहले कह रहा था कि मैं जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और उन्हें एक बाज़ औक़ात तो वो प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक तो उसकी वो उसको ये यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के वाले से कह रहा था मैं उसे निकाल दूंगा, लेकिन पावल जो है वो अब इससे उससे वो वापस चला गया है। लेकिन मियाँ साहब सवाल सिर्फ एक ही है जो हमने कल उठाया था कि भाई इस इकनॉमिक बहरान का जो बिल है वो तो अमरीकी अवाम देंगे, 10% टैरिफ हो, 250% हो या 100% हो, एंड यूज़र देगा। बात यह है कि वहाँ पे, और ये तो है ना वो लंबा ख्वाब है कि कीकर लगेंगे और फिर उसमें कांटे लगेंगे और फिर रुई फंसेगी और फिर हम उसको बेच के आपके पैसे वापस कर देंगे। तो ये काम जो है पुराना एक बड़ा आर्किटेक्चरल सा लतीफ़ा है, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। अब कब वापस, अब 1916 देखे ना, जिस तरह मैंने कहा था कि अंडे का आमलेट बन जाते हैं, आमलेट का अंडा नहीं बनता, ठीक है ना। ये अब आमलेट का अंडा बनाना चाहते हैं। ये 1940-60 का या जो एक ग्रेट अमेरिकन बूम थी जो 1973 तक चली दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर जो यहाँ पे एक था मार्शल प्लान था, कुछ $60 बिलियन गालबन उस ज़माने में, जो आज के बहुत बड़ी रकम बनती है, जिससे यूरोप को रीबिल्ड करके इन्होंने एक तवील तरीन बूम जो 73 तक आई थी, उसके बाद ज़ाहिर अरूबा जवाल हुआ, फिर छोटे छोटे रिसेशन उभार भी आते रहे और गिरते भी रहे, वो कहानी तो नहीं होनी। अब बात यह है कि अमेरिका के जो 150-200 आदमी हैं जो अमेरिका की पूरी मैशियत पर मालिक हैं, वो तो एक आना नहीं देंगे। और ये जो पैसा है या ये जो $2.6 बिलियन का डेली उनका डेफिसिट होता है ऑलमोस्ट, उनको अपनी रियासत चलाने के लिए, वो अवाम की जेब से निकालेंगे टैरिफ के ज़रिए, और उनका बुरा हाल होगा। तो ये जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, और जिस तरह और बड़े लोगों ने कहा था, ये बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था 90s में सोवियत यूनियन के निज़ाम के बाद, कि जनाब अब अगली जो तहरीकें हैं ये यहाँ उठेंगी और यहाँ उठती नज़र आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 जून को एक बहुत बड़ा जुलूस हो रहा है कि भाई डोंट टैक्स दी वर्क, काम पर टैक्स मत लगाओ, जो पैसे अर्न किए जाते हैं उन पे लगाओ, और उस प्रोपोर्शन से लगाओ जिस प्रोपोर्शन से वो अर्न किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल है दिस क्राइसिस मे बी रिजॉल्व हो जाए कि इनके दरमियान कोई एक चीज़ बन जाए कि भाई बस करें, ज़्यादा ही ना नुकसान हो जाए, मगर इसका बिल तो ये अवाम को पकड़ाएंगे, और अवाम को पकड़ाएंगे तो मेरे ख्याल में माइटी अमेरिकन वर्किंग क्लास विल सूनर देन लेटर बी ऑन द मूव। मियाँ साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन कायद साहब देखें, मुज़ाकरात तो होने हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अमेरिका का, और अमेरिका की जो आलमी सुपरमेसी थी वो ख़त्म कर दी है तकरीबन। आपको उसको कोई भी नहीं मान रहा। आप देखें यूरोप ने मीटा पर और एप्पल पर जो है वो बहुत बड़ा जुर्माना आयद कर दिया है। आज मेरी कनाडा में बात हो रही है कैनेडियन से, तो मैंने कहा कि आप सूबा कब बन रहे हैं अमेरिका का, तो उसने कहा कि हम तो सूबा छोड़े, अमेरिका की रियासतें जो है वो अमेरिका से जो है वो सबसाइड जा रही हैं और वो अलहदा होने जा रही हैं। और दूसरी बात जो चीन की बात है, चीन तो अपनी जगह कायद साहब उसने बहुत बड़ा गेन किया है इसमें, जो तजारती जंग है उसने ना सिर्फ मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है, बल्कि उसने तजारती मंडियां भी तलाश की हैं। उसने नई मैं वही कह रहा था कि इजादात की हैं जिससे चीन की दौलत में इजाफा हुआ है। हमने चंद दिन पहले ये स्टोरी की कि चीन के जो इकॉनमी है वो उसमें इजाफा हुआ है। अमेरिका की इकानमी गिर रही है लेकिन चीन की इकानमी बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसकी जो तजारत है उसमें कमी नहीं आई, अमेरिका की तजारत में कमी आ गई है। यूरोप ने जो है वो अमेरिका से तजारत जो है वो कम कर दी है, बाकी मुल्कों ने कम कर दी है, रशिया ने कम कर दी है। अमेरिका ने कहा रशिया को कि ईरान से तेल नहीं खरीदना, चीन को कहा कि उस पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन वहां पर जो है वो पेट्रोल और तेल जो की तजारत हुआ शुरू हो गई है। और चीन ने जो है अमेरिका के साथ तजारत जो है वो कम कर दी है और दूसरे मुल्कों से ज्यादा कर ली है। मैं आपको एक और बताऊं, ये सोयाबीन जो आता था वहाँ पे, चाइना जो है अब अर्जेंटीना और ब्राज़ील से मुआहिदा कर रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिकन फार्मर मारा जाएगा। इसकी स्टोरी आज न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये एक और मुआहिदा हुआ है, रूस और ईरान का जंगी मुआहिदा हुआ है। ये मैं बहुत अरसे से हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल जो है, फिर ये तो फिर वर्ल्ड वार थर्ड छेड़नी पड़ेगी अमेरिका को अगर वो हमला करता है ईरान पे। और हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर आर्सेनल और दीगर जो असला है इसके पास, रूस के पास, ये मेरे ख्याल में सेकंड टू नन
ये मतलब दूसरी बड़ी फौजी ताकत है, और फौजी ताकत तो मामले नहीं रह गया। अब तो इतने लीथल औजार हैं कि आपको अपनी ट्रेडिशनल आर्मी की बजाय, तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। जी मियाँ साहब, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट और ईरान की बहुत बड़ी सक्सेस है मियाँ साहब। मेरी आवाज़ मियाँ साहब तक शायद नहीं पहुँच रही, या उनकी आवाज़ में जी दोबारा रब्ता करते हैं। जी कैद साहब, असल में मसला ये है कि ये जो नारा होता था, ये आपको याद है, ये नारा सबसे पहले नेटो का होता था कि एक पर हमला सब पे हमला। ये अब बहुत तारीख साज मुआहदा है जो कि रूस और ईरान के दरमियान हुआ है कि एक अगर उस पर हमला होगा तो उस पर एक दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो बड़ी ताकतें जो हैं वो आपस में मिल गई हैं, और अगर कोई हमला इजराइल ईरान पर हमला करता है तो रशिया जाकर जो है एडवांस करेगा, और रशिया एडवांस करेगा तो फिर क्या इजराइल बचेगा? क्या वहां पर जो है वो उस खित्ते में बाकी जो ताकतें जो वहां पर उस खित्ते को मिटाने के लिए आई हैं उनकी तनसीबात बचेंगी? तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की जानिब ही चीज जो है मामला बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़े इत्तेहाद जो बन रहे हैं, नेटो टूट रहा है, और दूसरी जानब जो है वो अमेरिका तन्हाई का शिकार हो रहा है, और इस तरफ जो है वो इत्तेहाद पे इत्तेहाद बन रहे हैं जो कि दफाई इत्तेहाद भी हैं, तजारती इत्तेहाद भी हैं, और इलाकाई और मुल्की इत्तेहाद भी हैं। ये बहुत बड़े इत्तेहाद जब बन जाएंगे तो फिर अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, वो किस पर हमला करेगा? क्या वो ग्रेटर इसराइल का उसका ख्वाब पूरा होगा? ऐसा लगता नहीं है। और उनसे तो हौसी जो है वो नहीं संभाले जा रहे, वो जो है वो पै दर पै हमले करके वहां पर जो है वो तबाही मचा रहे हैं। जो उनका N9 रिपीटर है, उसकी मैं आज मालियत पढ़ रहा था, वो $30 मिलियन का एक है, और उसकी एक परवाज जो है वो $3500 की जो है वो बनती, उसकी एक परवाज पड़ती है। उसके उन्होंने 22 ड्रोन जो है वो अब तक मार गिराए हैं। कितना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। और एक वो ग्रोथ जो बिल्कुल रेगुलर आर्मी नहीं है, और जब ये लड़ाई अगर रेगुलर आर्मी से हो गई, अगर पासदारान इनकलाब से हो गई या रशिया के साथ होगी, तो फिर क्या बनेगा? इसलिए उनको होश के नाखन लेने चाहिए। मेरा ख्याल इस तरफ सोचना शुरू कर दिया सदर ट्रंप ने कि अब जो उन्होंने एक तजारती जंग छेड़ी थी, और साथ साथ ये भी जारहियत करने जा रहे थे कि गजा को नया बनाएंगे, हम उस पर कब्जा करेंगे, कभी वो यूक्रेन पर कब्जे की बातें कर रहे थे, अब शायद वो इससे पीछे हट जाएं और मुज़ाकरात की जानिब आ जाएं। कैसा मियाँ साहब, मैं ये जो अर्ज़ कर दूं कि ये मुझे ये देखें, जिस पीरियड में हमने कदम रख दिया है, अगर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि IMF ने एक बड़े अरसे से पिछले गालबन या उससे पिछले जो एक इकनॉमिक फोरम होता है जो डिवोर्स में, उसके बाद उसने एक नया इंडेक्स बना लिया है। दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों के एहतजाज हो रहे हैं उनको उसने मॉनिटर करके उनको उसका इंडेक्स बना लिया और उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि तो मुझे ये लगता है कि जो अगला पीरियड खुलेगा वो इनकी जो एक्सपोजर हैं वो उनके एक्सपोजर्स होंगे, और अवाम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी ऑन द मूव, बिकॉज इतना प्रेशर उन पर डाल दिया गया है कि तंग आमद बजंग आमद वाला वापस आते हैं। आके बात करेंगे ये जो शरह नमू और नहरों का क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी जो एक ग्रोथ रेट है, वैसे मेरे तो बड़ी रिजर्वेशन है ग्रोथ रेट के हवाले से, ये बड़ी एक झूठी कहानियाँ भी सुनाता है, और लेकिन ये 2.5% पे ये कह रहे हैं। मियाँ साहब 2.5% ज़रा ये तो चेक करें कि हमारी आबादी की में इजाफे की शरह कितनी है, उसके बराबर अगर देखें तो इसका मतलब है कि हम तो नेगेटिव में ही हो गए ना, अगर हम अपनी शरह 2.5 देखें। और सेकंडली जब हम कहते हैं जी जापान की शरह भी 1.5 है, उसकी इकॉनमी का हजम तो देखें ना, उसकी इकॉनमी का हजम इतनी बड़ी होती है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी इकॉनमी का हजम है, और उसका 1.5 जो है वो हमारी मैशियत का कितने % बनता है, ये भी ज़रा देख लें। अगर चाइना ग्रो करते, चाइना तो खैर 5% पे ग्रो कर रहा है और इंडिया का 7% बता रहे हैं, मगर इंडिया के ग्रोथ रेट के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कहते हैं कि ये 2% का है, और बिल्कुल बात भी ठीक है, क्योंकि शरह तरक्की का मतलब ये तो नहीं है कि वो ट्रांसलेट इन टू द वेलफेयर ऑफ पीपल भी हो रही है। और ये अब बहुत सारे लोग जिस तरह वंदना शिवा है और ऐसे बहुत बड़े फिलासफर और दानिशवर हमें ये बताते हैं कि जो शरह नमू इज़ नॉट अ वेरी गुड गेज टू गेज द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। बहरहाल 2.5% पे कह रहे हैं, तो हजूर ये क्या है, इसमें तो हमसे ज़्यादा श्रीलंका ऊपर जा रहा है और इंडिया तो 7% पे जा रहा है। तो ये पॉवर्टी रेट इन कंट्री टू स्टैंड एट 42%,
और ये याद रखिएगा कि ये पॉवर्टी जो लाइन बनाई है वो बड़ी जालमाना है। ये $1.80 या 92 सेंट्स पे बनाई है, $2 a डे पे बनाई है, जिसका मतलब ये है कि 500-600 रुपया पर डे, जिसमें आपने दवाई भी लेनी है, सर पे छत भी रखना है, बिजली का बिल भी देना है, जो माशाल्लाह बहुत सस्ती है वतन अजीज़ में। तो मियाँ साहब कोई देयर इज़ नो गुड ओमन फॉर द मैन इन द स्ट्रीट एंड इट नेवर हैड बीन। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, आपने फरमाया कि लोग बाकी मुल्क जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं और उनकी शरह नमू बढ़ रही है, हमारी शरह नमू कहाँ जा रही है? तो 2018 में कहा जाता था कि शरह नमू जो है वो 6% पे जा रही है और उसके बाद शरह नमू जो है वो ज़मीन बोस हो गई है और शरह नमू जो है वो बिल्कुल नेगेटिव पे चली गई। अब जो है वो कम से कम 2.7 पर जो है वो रहेगी। मेरे पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और IMF की रिपोर्ट है, और दोनों जो इदारे हैं वो आलमी इदारे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ उनका बड़ा गहरा लिंक है, बल्कि बजट वो बनाते हैं और हमें जो है वो गाइड ही वही करते हैं कि किस तरह आपने अखराजात करने हैं, आमदनियाँ करनी है और किस तरह आपने रिफॉर्म्स करनी है। बाकायदा यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस किस तरह गुड गवर्नेंस करनी है, ये भी उन्होंने बताया है। जो वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस्तेहकाम पे है, इस्तेहकाम पजीर है, और उसमें उन्होंने बताया कि 2025 में 2.7% शरह नमू जो है वो मुतवक्के है। IMF कहता है कि 2000 जो रवां साल है माली साल अगला उसमें 2.6 है, और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी और माली हालात बेहतर हुए हैं और इसमें करंट अकाउंट खसारा और माली सरप्लस की वजह से माशी इस्तेहकाम आया है। लेकिन IMF जो है वो कह रहा है कि निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी की वजह से बेहतरी आ रही है, और इसमें रवां माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफरात ज़र की कमी की पेशगोई भी की है और अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया लगाया है, और अगले साल अफरात ज़र के 7.7% तक उन्होंने कहा है रहेगी, और अगले माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने के मियां साहब, एक और मैं IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमारे जो इशारिये हैं, माशी इशारिये, उनकी तस्वीर कशी की है कायद साहब। और इसके मुताबिक वो ये तो कह रहे हैं कि मईशत जो है वो इस्तेहकाम की जानब जा रही है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि डॉलर जो है वो शायद थोड़ा सा महंगा भी होगा। मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। 2-3% लोगों की मैशियत हमेशा इस्तेहकाम की तरफ ही गई है। हम तो चूँकि आम आदमी की ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब सवाल ये है, एक और सवाल है, दुनिया भर में ये जो टैरिफ वार हो रही है इसकी वजह से चीज़ों की कीमतें भी कम हो रही हैं, और ये जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क हैं दूसरे तीसरे दर्जे के, वो मंडियाँ ढूंढते फिरते हैं। और मैं आपको एक और भी खबर दूँ, एक खबर और है कि जो मसलन मैं पाकिस्तान के लिए ये खबर दे रहा हूँ कि यूँ ये टैरिफ वार शुरू हुई तो जो सिरिंजेस हैं अब तुर्की से मंगा रहा है अमेरिका के लोग, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुर्की में ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे। और हम भी यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, किसी को अकल हो, अगर ये अपनी जो 2 नंबर लड़ाई लगी हुई है हुक्मरानों की आपस में, तो उस तरफ ये देखें कि यार हमको फ़ायदा उठा सकते हैं। सोलर हम जो है उस पर तो हम कभी नहीं आ सकते जब तक हमारे प्यारे प्यारे IPPs भाई बैठे हुए हैं। ये तो हमें जान से प्यारे और इंतहाई लाडले हैं हमारे, तो क्योंकि हम सोलर के ज़रिए तो हम बिजली बहुत सस्ती कर सकते हैं। मगर सवाल यह है कि बिजली सस्ती होगी तो आम आदमी के लिए महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो हमने मुआहदे कर रखे हैं। पूरी दुनिया में सोलर के पैनल्स की कीमतें कम हो रही हैं, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, सोलर पैनल जो है वो टके टोकरी हो चुके हैं, लेकिन हम पाबंदी लगा रहे हैं इस पर। जहां जिस मुल्क में 3 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है सोलर पे, उस मुल्क में हम पाबंदी लगाने उसमें टैक्स लगाने जा रहे हैं, इस पर ग्रास मीटरिंग करने जा रहे हैं, उसमें उसका टैरिफ कम करने जा रहे हैं, हौसला शिकनी करने जा रहे हैं। और जिस पे हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो बाकी इदारे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है ये सारा घरेलू सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर जो है वो सोलर पे कर सकता है। आप इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे सकते हैं, बिजली का फी यूनिट जो है वो 20 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा। वो इसलिए कि कहा तो जा रहा है कि हम बिजली की कीमतें कम करेंगे, सोलर पर भी जो है नजरसानी करनी चाहिए। आप देखें ना कायद साहब, एक और अच्छी खबर वो ये है कि आज KPK ने एक ठेका दे दिया है दरियाई सिंध में सोना तलाश करने का, और 3 अरब का जो है वो ठेका मिला है। उन्होंने कोहाट के मुकाम पर सोने की तलाश शुरू कर दी है, और उस कंपनी के CEO ये बता रहे थे कि वहां से यहाँ से तरबेला से लेकर जहां तक दरिया सिंध जाता है वहां तक, उनके अल्फाज हैं, हजारों अरब रुपए का सोना जो है, हजारों अरब रुपए का सोना पानी से निकाला जा सकता है दरिया सिंध के, जो पीछे से बह कर आ रहा है। मियां साहब वो तो ठीक है, और मैं उस ठेकेदार को मुबारकबाद देता हूं कि आपका सोना मिलेगा और आपको
अच्छा, अब ये है कि ये अब औरंगज़ेब साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है जी कि ये मिनरल जो हम बेच के हम अपना ट्रेड डेफिसिट ठीक कर लेंगे। इस पे मुख्तलिफ मैशदानों की मुख्तलिफ राय है। मैं कल ही सुन रहा था, बला सा नाम है उनका, वो हमारे प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं, रज़ा रूमी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये जनाब हमें यहाँ पर तो ना इन मिनरल्स पर जो हक़ है वो गोरे का ही है, वो खड्डा छोड़ जाते हैं हमारे लिए, बाकी वो ले जाते हैं, यही अब तक होता रहा है। लेकिन मियाँ साहब एक सवाल और है, जब आप सस्ते सोलर पैनल पर पाबंदी लगाते हैं तो बेसिकली आपकी रूलिंग क्लास आपकी जो तरक्की पर है पाबंदी लगा रही होती है, क्योंकि तरक्की के लिए तो आपको जिन मुल्कों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किए हैं वो तो सस्ते इनपुट और बिजली से किए हैं ना, तो वो हम महंगी रखें तो इसका मतलब है कि हम इनडायरेक्टली अगर ये कहें कि हमने तरक्की पर पाबंदी लगा रखी है भाई, तो ये तो खुद जो है दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सोना भी जो निकलेगा। अभी आप जो उस वजीर खजाना की जो स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया कि हम अमेरिका को जो है वो मादनियात दे देंगे और वो यहाँ से ले जाएंगे, वो सारा कुछ जो है वो कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है? वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और यहाँ पर जो है खाम माल जो है वो हम नहीं ले जाने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता ये यहाँ से कोई मादनियात जो है वो निकाल के ऐसे ले जाए। ये ऐसी दौलत है जो कि पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की मनाजिल तक ले जा सकती है और $8 ट्रिलियन की जो है वो इकानमी बन सकती है। कैसे हो सकता है? अच्छा मियां साहब आप ये बताएं, एक और बताएं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि इनकी जिस तरह बाज़ मुल्कों और बाज़ लोगों और बाज़ पार्टियों की दोस्ती जो है वो जाली होती है, इस तरह उनकी दोस्ती भी और उनकी दुश्मनी भी जो है जाली होती है। अल्टीमेटली मेरे ख्याल में दे विल आ जाएंगे, ये नहरों के मामले पर कर लेंगे कुछ, ये है। मगर फ़िलहाल तो वो बड़ा जो सख्त स्टैंस ले रहे हैं। अब देखें ना जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो इंतहाई जमहूरियत पसंद जमात है उसके सदर साहब ने फौरी, तो इवन पीटीआई मौजूद थी जब पीका जो है वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ले जाओ करा लो। तो इंशाल्लाह काम तो रुकता कोई नहीं, ये है हमारा वैसे काम, नहरों वाला काम भी नहीं रुकेगा इंशाल्लाह मियां साहब। लेकिन कायद साहब देखें, नहरों पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी के आज चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे कि सदर ममलकत ने कोई दस्तखत नहीं किए। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि सदर ममलकत जो है वो उन्होंने दस्तखत भी किए और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी। अब पता नहीं कौन दुरुस्त है कौन दुरुस्त नहीं है, हो सकता है दोनों दुरुस्त हों, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हम जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि 8 जुलाई 2024 को एक मीटिंग हुई थी वाने सदर में और उसमें सदर ममलकत जो है वो भी मौजूद थे, सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी मौजूद थे और वहाँ पर जो है वो एक बाकायदा ब्रीफिंग दी गई थी। SIFC के हुकाम ने ब्रीफिंग दी थी और वहाँ पर ये तमाम मामला नहरों के जो है वो सदर साहब के सामने रखे गए थे। उसके मिनट्स बाकायदा तौर पर मौजूद हैं जिस पर सदर साहब ने जो है वो वहाँ पर इत्तफाक़ राय किया। लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, हो सकता है वहाँ पर साइन ना हुए हों, लेकिन जो नहरें हैं उस पर जितनी भी सियासत हो रही है वो अब पता चला है कि वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आला जो है वो मिलेंगे सिंध के और वो बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि दोनों जमातें इस पर मुत्फिक हैं और इससे राह कैसे निकलनी है ये ढूंढ रहे हैं कि रास्ता कैसे निकाला जाए। मियां साहब मैं इसी बात पे और आज यही हमारी पंच लाइन, खुदा रहा कि तरक्की पे जो पाबंदी लगा रखी है हमने इसे उठा लें और हम भी आगे बढ़ सकें। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।